नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कोरिया का विभाजन देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि कोरिया टूट के दो देश कैसे बना, इसमें रशिया, अमेरिका, चाइना और जापान का क्या योगदान है। हम देखेंगे इन दोनों देशों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कैसे आए और इन दोनों देशों में कोरियन वॉर क्यों हुआ, जिसकी पीस ट्रीटी अभी तक भी नहीं हुई है। तो टेक्निकली अभी तक भी ये दोनों देश वॉर में ही हैं। और फिर हम यहाँ पे डीमिलिटराइज जोन को भी देखने वाले हैं। काफ़ी विस्तार से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एनिमेशन के माध्यम से सारी चीज़ों को विस्तार से मैंने कवर किया है। आपको देख के काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। यहाँ पे ये आता है चाइना, यहाँ पे ये और ये क्या है, चाइना। ये है आपके पास रशिया, ये है आपके पास जापान, ये आता है नॉर्थ कोरिया, ये आता है साउथ कोरिया। इस तरफ आप देखो तो ये है यहाँ पे येलो सी और इस तरफ ये है सी ऑफ जापान। अब ये मैप आपने एक बार ध्यान में रखना है, क्योंकि इस मैप में ही पूरी की पूरी स्टोरी छिपी हुई है। यहाँ पे चाइना का रोल क्या है, जापान का रोल क्या है, रशिया का रोल क्या है, ये पूरा कोरिया पहले एक था कैसे डिवाइड हुआ, पूरी की पूरी स्टोरी इसी मैप के इर्द गिर्द रिवॉल्व होने वाली है। एक बार फिर ध्यान से देख लो। ये है चाइना, यहाँ पे ये आ गया रशिया, यहाँ पे आ गया जापान, ये आ गया कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। चलिए अब देखिए, पहले जो था कोरिया वो पूरा एक देश ही हुआ करता था, पूरा एक प्रोविंस था। ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में डिवाइड नहीं था, ये पूरा सिर्फ एक ही था, कोरिया। इस कोरिया में पहले जोशुआन डायनेस्टी राज किया करती थी। ये है जोशुआन डायनेस्टी, ये इस पूरे के पूरे कोरिया पे राज करा करती थी। 5 सेंचुरी से ज़्यादा इस डायनेस्टी ने कोरिया पर राज किया है, 1392 से लेके तो 1897 तक। माना जाता है कि ये जो कोरिया की डायनेस्टी थी, जोशुआन डायनेस्टी, इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे चाइना की किंग डायनेस्टी के साथ। और इस जोशुआन डायनेस्टी को किंग डायनेस्टी के वेसल्स या दास भी माना जाता है। तो बेसिकली कंट्रोल चाइना का था, ये चाइना के दास थे, ऐसा इतिहास में माना जाता है। लेकिन 1894-1895 में सिनो जापानीज़ वॉर होती है, चाइना और जापान के बीच में युद्ध होता है और इसमें चाइनीज़ हार जाते हैं, चाइना की हार होती है। इसके बाद ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी ये साइन होती है जापान और चाइना के बीच में। इसके तहत जो जोशुआन था, यानी जो कोरिया था, उसे चाइना का जो वो दास था, तो उससे उसे बाहर निकाल दिया जाता है और अब वो एक अलग प्रोविंस जो है वो बन जाता है। तो इसी के बाद 1897 में जोशुआन ने अपने आप को कोरियन एम्पायर नाम दिया। यहाँ पे इनका राजा था गोजोंग। इसने कोरियन मार्केट स्ट्रक्चर को और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उसको रीइंफोर्स किया। और इसके बाद यहाँ पे चाइना की जो हेजमनी थी पूरे के पूरे कोरिया में, उसका खात्मा हो गया। गोजोंग जो था वो काफ़ी ऑटोक्रेटिक रूलर था और इसे रशिया की मदद भी मिली हुई थी। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोरिया के साथ यहाँ चाइना लगता है, लेकिन यहाँ पर रशिया भी लगता है। बेसिकली इस समय का नॉर्थ कोरिया, पहले ये एक ही हुआ करता था। तो यहाँ पे पूरे के पूरे कोरिया में जो राजा आया गोजोंग, वो ऑटोक्रेटिक था और इसे रशिया की पूरी मदद मिली हुई थी। अब यहाँ पे रूसो जापानीज़ वॉर होता है 1905 में। यहाँ पे जापान रशिया को भी हरा देता है। देखो, पहले जापान काफ़ी पावरफुल था, चाइना को भी हराता है, रशिया को भी हराता है। और जैसे ही जापान रशिया को हरा देता है तो कोरिया के ऊपर जो रशिया का इन्फ्लुएंस था वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 1905 की प्रोटेक्टोरेट ट्रीटी होती है, जहाँ पे जो कोरिया है वो जापान का प्रोटेक्टोरेट बन जाता है। तो कोरिया पहले चाइना के अंडर आया, चाइना के अंडर आने के बाद फिर वो रशिया के अंडर आया, रशिया के इन्फ्लुएंस में आया। और यहाँ पे रशिया के इन्फ्लुएंस के बाद अब वो फाइनली किसके अंडर आ गया है, जापान के अंडर आ गया है। तो काफ़ी समय तक कोरिया जापान का प्रोटेक्टोरेट ही रहा, लेकिन 1910 में जापान ने कोरिया को एनेक्स कर दिया और यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। और ये रूल था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चला, 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान की बहुत बुरी हालत करी थी। हम सब जानते हैं, यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज़ किया गया, हिरोशिमा और नागासाकी, आप सबको पता है। तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान हार जाता है तो उसके बाद कोरिया के ऊपर जो जापानीज़ ऑक्यूपेशन या जापानीज़ रूल था वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप इतिहास देख रहे हो कि कोरिया के ऊपर काफ़ी समय तक पहले चाइनीज़ रहे, उसके बाद रशियंस आ गए, उसके बाद जापानीज़ आ गए, अब जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापानीज़ रूल भी ख़त्म हो गया। तो जब जापानीज़ रूल ख़त्म हो गया तो अलाइड लीडर्स ने डिसाइड किया कि जो कोरिया है
उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इक्वेटर के नॉर्थ में 38 पैरेलल लैटिट्यूड पे। तो यहाँ पे जो कोरिया है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक बनता है नॉर्थ कोरिया, एक बनता है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो था उसके ऊपर यूएसएसआर यानी कि रशिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, लेकिन जो साउथ कोरिया था उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस था। नॉर्थ कोरिया इसीलिए अभी भी देखो क्या है, कम्युनिस्ट है, साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के ऊपर रशिया का इन्फ्लुएंस था, साउथ कोरिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस था। अब यहाँ पे कोल्ड वॉर की टेंशन्स थी, कहा गया कि चलो कोरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन कोल्ड वॉर की टेंशन्स चल रही थी। तो ये जो दो ऑक्युपाइड जोन्स थी इन दोनों को सोवरेन स्टेट्स बना दिया जाता है। तो अभी ये दोनों आज़ाद देश बन जाते हैं। पहले चाइना के अंडर रहे, फिर रशिया के अंडर, फिर जापान के अंडर, और जब आज़ाद हुए तो पार्टीशन मिल गया। तो यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया गया और यहाँ पे ये जो दो ऑक्युपाइड जोन्स थी इन्हें सोवरेन स्टेट्स बना दिया जाता है। अब नॉर्थ कोरिया का जो लीडर बनता है वो बनता है किम टू सुंग, जो कि टोटलिटेरियन डिक्टेटर था। इसी की फैमिली से आता है किम जोंग उन, जो अभी यहाँ का नेता है। साउथ कोरिया का जो लीडर बनता है उनका नाम है सिंगमेन री। तो यहाँ पे कोरिया डिवाइड हो जाता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि कोल्ड वॉर की टेंशन चल रही होती है। जो दो ऑक्युपाइड जोन्स थी उन्हें सोवरेन स्टेट्स बना दिया जाता है, लेकिन डिवीज़न के साथ, एक नॉर्थ कोरिया एक साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में यूनाइटेड स्टेट्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस होता है। नॉर्थ कोरिया में नया लीडर आता है, टोटलिटेरियन डिक्टेटर, नाम है किंग टू सुंग। साउथ कोरिया में एक थोड़ा लिबरल या थोड़ा कैपिटलिस्ट नेता आता है, नाम है सिंगमैन री। यहाँ पे कोरिया का डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे दोनों ही गवर्नमेंट जो हैं वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती हैं। दोनों ही गवर्नमेंट सोल लेजिटिमेट रूलर मानती हैं अपने आप को कोरिया का। तो नॉर्थ कोरिया वाले मानते हैं कि पूरे के पूरे कोरिया के हम लीडर हैं, साउथ कोरिया वाले मानते हैं कि पूरे कोरिया के हम लीडर हैं। दोनों सोल लेजिटिमेट रूलर मानते हैं अपने आप को कोरिया का और एक दूसरे देश को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। अभी यहाँ तक तो ठीक था कि दो देश बन गए, अलग हो गए, एक बन गया कम्युनिस्ट, एक बन गया कैपिटलिस्ट, दोनों एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक युद्ध नहीं हुआ। युद्ध होता है 1950 में। तो 1950 में नॉर्थ कोरिया एक सरप्राइज इन्वेजन लॉन्च कर देता है साउथ कोरिया में। क्यों? कारण था कि पूरे के पूरे साउथ और नॉर्थ कोरिया को एक किया जाए, यूनिफाई किया जाए अंडर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ से कोरियन वॉर की शुरुआत होती है। लेकिन साउथ कोरिया में इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी भी नहीं थी कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ लड़ सके, और नॉर्थ कोरिया के ऊपर किसका हाथ था? रशिया का। तो इसलिए अभी यहाँ पे यूएस की आती है कंटेनमेंट पॉलिसी। कंटेनमेंट पॉलिसी के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी को प्रेशराइज किया, इसके ऊपर प्रेशर डाला कि वो साउथ कोरिया के लिए अपनी सपोर्ट डिक्लेयर कर दे। अब यहाँ पे कंटेनमेंट पॉलिसी के तहत यूएस जो है वो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में कम्युनिज्म को स्प्रेड नहीं होने देना चाहता है। कंटेनमेंट का मतलब है कंटेन करना है। जितने देशों में कम्युनिस्ट पहुँच चुके हैं उतना ठीक है, लेकिन उससे आगे हम कम्युनिज्म को नहीं बढ़ने देंगे। तो ये है यूएस की कंटेनमेंट पॉलिसी। कंटेन किसको करना है? कम्युनिज्म को। सी से कम्युनिज्म, सी से कंटेनमेंट। तो कंटेनमेंट पॉलिसी के तहत यहाँ पे अमेरिका कम्युनिज्म को कंटेन करना चाहता था ताकि दुनिया के बाकी हिस्सों में ये स्प्रेड ना हो पाए। तो अब जैसे ही नॉर्थ कोरिया ने साउथ को टुक ओवर कर लिया, यानी साउथ में उसने पूरा कब्जा कर लिया, तो अगर यहाँ पे यूनिफाइड कम्युनिस्ट कोरिया बनता है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो पर्सनल इंटरेस्ट थे उनके बिल्कुल खिलाफ था, और ये यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहता था। तो अब क्या होगा? ऑब्वियसली साउथ कोरिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी आर्मी को झोंक देगा। तो यहाँ पे यूएस लेड कोalition फोर्स जो है उसको साउथ कोरिया में डिप्लॉय किया गया। अब यहाँ पे अगस्त 1950 तक नॉर्दर्न फोर्सेस जो थी, यानी कि जो नॉर्थ कोरिया के फोर्सेस थी, उन्होंने पूरे के पूरे साउथ को ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था, और उनकी जो कैपिटल है सियोल वहाँ तक पहुँच गए थे। एक छोटा सा पोर्शन ही था जिसका नाम था बुसान, पहले इसको पुसान बोलते थे, जो कि साउथ ईस्ट में था। यही सिर्फ साउथ कोरिया या फिर अमेरिका के कंट्रोल में था। यहाँ पे अब यूनाइटेड स्टेट्स अपनी कोalition फोर्स को भेजता है और यहाँ से फिर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किए जाते हैं, जिसकी मदद से नॉर्थ कोरिया के जो फोर्सेस थे उन्हें 38 पैरेलल से पीछे भेज दिया जाता है। यूएस लेड जो कोalition फोर्स थी वो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल तक प्योंगयांग को कैप्चर कर लेता है। अब यहाँ पे मैप में देखिए,
ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल तक ये पहुंच जाते हैं कौन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो कोलिशन फोर्स है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चाइना के काफ़ी क्लोज आ गए। अब जैसे ही ये चाइना के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं तो यहाँ से चाइना इनके ऊपर हमला बोल देता है। अब आप समझिए ये बात है पूरी। जापान का किस्सा तो पूरा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे साउथ कोरिया में पहले जो नॉर्थ कोरिया है उसने हमला किया, यहाँ पे आ गया यूएसए। इसकी जो कोलिशन फोर्स थी, इन्होंने नॉर्थ कोरिया की आर्मी को 38 पैरेलल से पीछे भेजा। पहले तो पीछे भेजा, फिर उन्होंने और ज़्यादा काउंटर ऑफेंसिव हमले शुरू किए और ये यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है प्योंगयांग, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ का मतलब क्या है कि ये चाइना के नज़दीक आ गए, तो चाइना ने यहाँ से हमला बोल दिया। तो अब ये चाइनीज़ बॉर्डर के बगल में है, तो चाइना ने रिटेलिएट किया और लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रूप्स को नॉर्थ कोरिया में सेंड किया। इसके वजह से जो कोलिशन ट्रूप्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ और वो 38 पैरेलल से पीछे उनको भेज दिया गया, खदेड़ दिया गया। और जनवरी 1951 तक आते आते सियोल, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है, वहाँ तक दोबारा नॉर्थ कोरिया और चाइना की फोर्सेस पहुँच गई। अब यहाँ पे इसी साल के जून के महीने तक अमेरिका ने दोबारा अपनी और ज़्यादा आर्मी को साउथ कोरिया में भेजा और नॉर्थ कोरिया के जो फोर्सेस थे उनको दोबारा 38 पैरेलल के पीछे भेज दिया। यहाँ पे फिर एक स्टेबलाइजेशन आई और यहाँ पे एक स्टॉलमार्ट जो है वो सेट हुआ। हालांकि जो जेट फाइटर्स के माध्यम से एयर में वॉर अब भी चल रहा था और यहाँ पे सबसे पहले इतिहास में पहली बार एयर टू एयर कॉम्बैट देखने को मिला था। तो पूरी दुनिया के इतिहास में एयर टू एयर कॉम्बैट ये सबसे पहले कहाँ देखने को मिला, ये कोरियन वॉर में देखने को मिला। तो ये स्टोरी है। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में आता है, फिर अमेरिका की मदद से इनको पीछे भेज दिया जाता है। पीछे भेजने के बाद फिर ये इनकी कैपिटल तक पहुंचते हैं। चाइना यहाँ पे आ जाता है। चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ मिलके इनको दोबारा खदेड़ता है और एक बार पुनः, पहले भी सियोल नॉर्थ कोरिया के अंडर आया था और एक बार पुनः सियोल नॉर्थ कोरिया के अंडर आ जाता है। उसके बाद अमेरिका दोबारा यहाँ पर अपनी फोर्स भेजता है और दोबारा यहाँ पे 38 पैरेलल के पीछे नॉर्थ कोरिया की आर्मी को भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे एक स्टॉलमेट बन जाता है, लेकिन एयर टू एयर जो कॉम्बैट है वो चलता रहता है कुछ समय तक जेट फाइटर्स की मदद से। और फर्स्ट टाइम है ये इतिहास में जहाँ पे एयर टू एयर कॉम्बैट किसी युद्ध में देखने को मिला और वो है कोरियन वॉर। अब यहाँ पे फाइनली जुलाई 1953 तक इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए एक कोरियन आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट होती है। कोरियन आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट होती है। अभी यहाँ पे आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट के माध्यम से वॉर तो एंड हो गया, लेकिन ध्यान रखिए इन दोनों देशों में अभी तक भी पीस ट्रीटी नहीं हुई है। तो टेक्निकली ये दोनों देश अभी भी युद्ध में हैं, क्योंकि इन दोनों देशों में अभी तक पीस ट्रीटी नहीं हुई है। अभी यहाँ पे इस एग्रीमेंट के तहत कोरियन डीमिलिटराइज जोन ये इस्टेब्लिश की गई, जो कि नॉर्थ और साउथ कोरिया को सेपरेट करती है और ये अभी तक एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास नॉर्थ कोरिया, ये आ गया नॉर्थ कोरिया, ये आ गया साउथ कोरिया। इसके बीच में ध्यान से देखिए ये एक डीमिलिटराइज जोन है, DMZ डीमिलिटराइज जोन। ये इस्टेब्लिश होती है आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट के बाद। ये जोन 2.5 माइल्स वाइड है और 150 माइल्स लॉन्ग है और यहाँ पे कोई भी मिलिट्री प्रेजेंट नहीं है, ना तो नॉर्थ कोरिया की ना साउथ कोरिया की। तो ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में एक बफर जोन की तरह काम करता है। अब ये जो जोन है ये एग्जैक्टली 38 पैरेलल में नहीं है, लेकिन ये इस 38 पैरेलल को इंटरसेक्ट करती है। तो इस जोन में कोई भी मिलिट्री नहीं है, ना नॉर्थ कोरिया की ना साउथ कोरिया की। लेकिन इसके आसपास की जो जोन है ये जोन काफ़ी ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन है, हैवी मिलिटराइज्ड जोन या हैवी मिलिटराइज्ड एरियाज़ हैं जो सराउंडिंग एरिया है DMZ जोन के। कोरियन वॉर जो है ये काफ़ी डेवास्टेटिंग था। इसकी वजह से 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। यहाँ पे सोल्जर्स भी आते हैं, सिविलियंस भी आते हैं। तो ये है कोरियन वॉर, इसकी हिस्ट्री, कैसे ये दोनों का विभाजन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और फिर कैसे कोरियन वॉर हुआ और कैसे फिर अभी यहाँ पे डीमिलिटराइज जोन बनी है। आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट यहाँ पे हुई, लेकिन अभी तक भी दोनों के बीच में पीस ट्रीटी नहीं हुई है। तो ये पूरा का पूरा इसका इतिहास था, इसकी स्टोरी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंठफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंठफेर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।